बेटा इस चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का ना मतलब होता क्या है बेटा? देखो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम मतलब बेसिक समझे, हर देशवाल बिल्कुल ध्यान से समझियो, ये होता है बुनियादी ढांचा कि इकोनॉमी का हमारे इकोनॉमी का बुनियादी ढांचा कैसा है। इसका मतलब होता है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो टोटली दो चीज पे डिपेंड होता है। एक होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब पैसों को लेकर। एक होता है सोशल, कि हम सोशली कितना डेवलप्ड है। यहां पर क्या लोग गरीब तो नहीं है, यहां लोग अनएम्प्लॉयड तो नहीं है। सारी बातें, वो सारी बातें जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, रिलेटेड टू एक पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पर हमने क्या क्या पढ़ा था, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, वो सारी बातें उस टाइप पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लो था। वो सारी बातें अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इट रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देखता है हमारी कंट्री की। दोबारा से सुनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बुनियादी ढांचा, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को देखता है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को देखता है, दैट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आया बेटा? देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, हाँ यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो फोटो देखो, सुंदर सुंदर लग रही है ना फोटो, पर इंडिया की फोटो पिछले, अगर मैं 1960 की बात करूं, 1970s की बात करूं, 1990 की बात करूं, कैसी फोटो थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग नहीं था। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सपोज एक बात को इमेजिन करो, अगर दुनिया में ट्रांसपोर्ट ही ना हो, अगर फोन ही ना हो, भाई फोन नहीं होगा तो खुद सोच बेटा हम बात कैसे करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, इमेजिन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल एंड डीजल। सोचो कि दुनिया में ये सारी फैसिलिटीज ही ना हो, तो आप भी एक रूरल गांव गांव में रहने वाले लोग लगोगे। एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स वुड ओनली ड्राइव अस टू प्रिमिटिव एज, हमें लगेगा हम आज से 100 साल पहले जैसे जी रहे थे आज भी जिएंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटीज डिड नॉट यील्ड सरप्लस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, खाली चीजों को पैदा करना ही काफी नहीं होता, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन सारी बातों को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। बेटा सबको क्लियर हुआ? तो यहां से एक साफ साफ बात लिखी हुई है बेटा, मैंने आपको बुक भी सेंड कर दी है, इसी बुक में से देखना, ये वाला डेफिनेशन देख लेना एक बार। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक इकोनॉमी का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है, विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट वुड रिमेन टू प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने जमाने जैसा, ओल्ड। अगर एक इकोनॉमी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में इंक्रीज नहीं होती है तो वो ओल्ड मानी जाती है, प्रिमिटिव मानी जाती है। समझ आ गया बेटा सबको? अंश सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? तनिषा, कृष्ण, हर्ष? ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस मत करना, पहले अपने कॉन्सेप्ट को सारे स्ट्रॉन्ग करना। हमारे दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। देखो इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, मैंने हमेशा से तुम्हें बात बताई है। सोशल का मतलब क्या होता है? मैंने हमेशा से एक बात बताई, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इन दो बातों पे ध्यान रखना, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो कुछ एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। छोटे से ब्रीफ कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखते हैं। फॉलोइंग ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट, सपोर्ट सिस्टम, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, पीटीसी, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इन तीनों के बिना हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल सच है। अबंडेंट अवेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, अगर हमारे पास अवेबिलिटी होती पावर सप्लाई की बहुत ज्यादा, वुड एक्सेलरेट द पेस ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन की पेस को बढ़ा सकते थे। बट उस टाइम पे हमारे पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने की क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी।
अबंडेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। एक टाइम पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी नहीं थी। अबंडेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड फैसिलिटेट एक्सचेंज एंड सो ऑन फोर्थ। उस टाइम पे एक टाइम में हमारे पास ढंग से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी नहीं थी एक टाइम पे। अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर हमारे पास उस टाइम पे होती, प्रॉपर पावर, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होता, तो आज हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कुछ अलग ही होता। तो इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस की वजह से इट इज वर्चुअली नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर ये दोनों सिस्टम नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये सारी बातों को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ आ गया बच्चों? अब पढ़ते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो सोशल का मतलब समझ लेना बेटा। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो लोगों की भलाई करना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट, केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मान के चलो 2 मिनट के लिए, और सपोर्ट सिस्टम लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एक्सेट्रा विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गरीबी भी बहुत ज्यादा है, काफी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, तो भैया गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नर्सिंग सारे होम होने चाहिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिले जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सोशल सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इट अकर देयर इज हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द कंट्री। अगर हमारे पास हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स होगा हमारी कंट्री में, तभी हम कर पाएंगे। while economic infrastructure accelerate the process of growth and social infrastructure process of human development। इकोनॉमिक क्या करता है? इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ को देखता है, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन की ग्रोथ के बारे में फोकस करता है। तो इंडीड इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंट के बिना इनकम्प्लीट है। सो इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड रीइंफोर्सेस टू अदर। बच्चों समझ आ गया? ये एक दूसरे के बिना बेकार है। बच्चों समझ आया पूरा? तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, मैंने क्वेश्चन क्या समझा, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन। एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, सपोर्ट, गिव सपोर्ट फॉर योर आंसर। कैसे करोगे? तो आपको इकोनॉमिक वर्सेस सोशल के बारे में लिख देना है और बस एंड में लिख देना बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। समझ आ गया बेटा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो इसके बारे में टिप्पणी कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इकोनॉमिक की डेफिनेशन और सोशल की डेफिनेशन लिख देनी है, हो जाएगा बेटा। समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया भव्य बेटा? आगे चलते हैं। ओम बेटा समझ आया? देखो बेटा यहां पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन सेम टू सेम, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। यस इट इज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। Economic infrastructure includes source of energy, better means of transport and communication, beside efficient system of banking and finance. But all these element economic change are essential prerequisites of economic growth. However, these element of economic infrastructure would not be used if the bulk of population of country continues to be illiterate. कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बढ़िया हो सकता है जब हमारा हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो इलिटरेट होगा। अगर इलिटरेट होगा तो फायदा ही नहीं है। इलिटरेट होगा, बीमारी से जूझ रहा होगा, भैया इकोनॉमिक को काम करने वाले तो इंसान ही होंगे ना। इंसान को अगर सही रखना है, इंसान अगर हेल्दी रहेगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी तो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। तो इसीलिए हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लीमेंट करता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये सारी बातें आप ये 5 पॉइंट भी लिख सकते हो, उसका रट्टा मार सकते हो बेटा, ठीक है, ये भी सही आंसर है, या तो डेफिनेशन भी लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ गया बच्चों? अंश क्लियर हुआ? देख बेटा अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझना, पहले तो इस पॉइंट को समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। कैसे? मतलब ये क्या चीज पैदा करता है?
सबसे पहला ये प्रमोट करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। कैसे समझाता हूं। सोचो कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है हमारा, अगर मान लो पानी ना हो, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज ना हो, तो एग्रीकल्चर टोटली किस पे डिपेंड हो जाएगा? बारिश पे। फार्मर क्या करेगा? जो बीज होगा वो तभी बोएगा जब बारिश आएगी। अगर गलती से बारिश का सूखा पड़ गया तो भी बीज नहीं बो पाएगा, तो भी नुकसान। बारिश ज्यादा आ गई तो भी नुकसान। सो इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, एक्चुअल आउटपुट हमेशा एक्चुअल आउटपुट क्या रहेगा? रिमेन लो रहेगा। सिंपल सी बात है। जब वो रिमेन लो रहेगा तो हमारा अटेनेबल आउटपुट निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? कैसे प्रमोट करना है? हमें परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन देना है, जिससे हम प्रोडक्टिविटी को प्रमोट कर सके। समझ आ गया बच्चों? अगला पॉइंट है प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर। देखो, थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सच सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, परहैप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वुड देन डिपेंड ऑन द विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। मान लो अगर कोल नहीं होता, पेट्रोल नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, तो इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड होती? सिंपल सी बात है, भगवान पे डिपेंड होती, विंड एनर्जी पे और सोलर एनर्जी पे। हाउएवर दीज आर स्टिल अंडर डेवलप्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। कहीं ना कहीं विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी आज भी कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड है हमारे इंडिया के अंदर, इंप्लाइंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ये लोग इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते इस एनर्जी के साथ। समझ आ गया बेटा? आगे चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन इन टर्सरी सेक्टर, मतलब कौन सा? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या हमारी कमी रह गई है? देखो, कम टू टर्सरी सेक्टर, लेट अस कंसीडर टूरिज्म एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। मान लो जो लोग दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में घूमने आते हैं, उसको मान लेते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी मान लेते हैं। कैन टूरिज्म बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन? क्या टूरिज्म, अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा हमारे पास, अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, क्या हम टूरिज्म को क्या टर्शरी सेक्टर मान सकते हैं? क्या वो काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि टूरिज्म तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कम्युनिकेशन होगा, जब ट्रांसपोर्ट होगा। सर्टेनली नॉट। सो इन द एब्सेंस ऑफ रैपिड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म वुड परहैप्स एग्जिस्ट ओनली अ हॉबी ऑफ एक्सप्लोर लाइक कोलंबस एंड वास्को डी गामा। तो वो कहीं ना कहीं एक हॉबी बन जाएगा। अगर टूरिज्म, अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो एक तरीके से वो हॉबी बन जाएगा, जैसे हमारे कोलंबस का था और वास्को डिगामा का था कहीं ना कहीं। समझ आ गया बच्चों? सो दस अक्रॉस ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हाई प्रोडक्टिविटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जब हमारे पास अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी, तभी हम लोग हमारा हाई प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया बच्चों? अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? सपोज एक डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज है, वुड डेफिनेटली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मान लो एक रोड नेटवर्क है हाईवे का, अलग अलग जगह बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग यहां से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे। सर रोड पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? कोई सामान लेके जा रहा है, मूवमेंट ऑफ वन गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर, तो अगर वो हाईवे 6 जगह जुड़ रहा है, तो 6 जगह से इन्वेस्टमेंट आएगी, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जिस इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उस इकोनॉमी का बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बैकबोन ही होगा। आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ही लिंक बनाता है प्रोडक्शन का। अगर मान लो जिस कंट्री का रोड नेटवर्क, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज अच्छी है, सर्विसेज भी अच्छा है, उसकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। कैसे बेटा? डेवलप्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एम्पल सोर्स ऑफ एनर्जी along with the good facilities of banking and insurance would generate inter industrial linkage। वो कहीं ना कहीं इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज बनाते हैं, अपने आप ही लिंकेज बनना, लिंक बनना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट
द एक्सपेंशन ऑफ अदर। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर बढ़ रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी को फायदा मिलेगा, सेकेंडरी से टर्शरी को फायदा मिलेगा, ऑटोमेटिकली इससे इसको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। एक एक्सपेंशन हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन होगा। अकॉर्डिंगली ग्रोथ बिकम अ सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी ऑफ चेंज। जो ग्रोथ होगा कहीं ना कहीं एक सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी हो जाएगी, जो हमारी वजह से दूसरे को ऑटोमेटिकली मिलने लग जाती है। एक बंदा दूसरे से जुड़ा होता ही होता है ऑटोमेटिकली, और ये मिलना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा, लिंक कर देगा हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी को कहीं ना कहीं। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट। देखो सिंपल सी बात है, वी नो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल व्हेन द साइज ऑफ मार्केट इज लार्ज। जब हम पैदा ज्यादा करेंगे, मान लो मैंने ज्यादा पैदा कर दिया सामान, बट अब मार्केट ही छोटी है तो मेरा वेस्ट हो जाएगा सामान। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा मार्केट भी लार्ज है। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट, इट हैज वाज विद अ व्यू टू एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। एक व्यू था कि जो हमारा जो एक्सपेंडिंग साइज ऑफ मार्केट था फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में बहुत बड़ा है। दैट अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज वाज डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश राज। क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था, जब रेलवे बनाया गया था, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, तो ब्रिटिश सारा गुड्स हमारे इंडिया में बेचते थे अलग अलग जगह, कि ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हमने अपने मार्केट को एक्सपैंड कर पाए, थैंक्स टू ब्रिटिशर्स, वरना आज हमारी भी हालत बहुत खराब होती कहीं ना कहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस एबिलिटी टू वर्क। वी आर रेफरिंग टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि एबिलिटी टू वर्क है, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन। दीज इंस्टीट्यूशन प्रमोट एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन एंड हेल्थ केयर। These are essential parameters to enhance the ability to work, implying a rise in efficiency, therefore a rise in productivity. Accordingly, growth process is accelerated. इसमें साफ साफ बोला गया बेटा कि एक इंसान जब पढ़ा लिखा होता है, एक इंसान की जब स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसकी स्किल उसके अंदर होती है, तो ऑटोमेटिकली जो उस इकोनॉमी की जो लोग होते हैं वो अपने आप ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हैं। जब ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा टैक्स भरेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस इकोनॉमी का अच्छा होता ही होता है, क्योंकि वो स्किल्ड इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बींग्स वहां के बहुत स्किल्ड है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंस करता ही करता है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेटिंग आउटसोर्सिंग। देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है, आपको पता होगा, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर समझना उसी पे बेस्ड है कहीं ना कहीं। कहता है कंट्री हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्ज एज अ डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। मान लो एक कंट्री के पास प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, सो इंडिया इज इमर्जिंग टू बी अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर कॉल सेंटर। इंडिया ना पैदा नहीं कर सकता, पर इंडिया के अंदर सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉल सेंटर पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। स्टडी सेंटर एंड मेडिकल टूरिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है। इट इज ओनली लार्जली टू साउंड सिस्टम ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बोल सकते हैं इंडिया के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है कहीं ना कहीं, इकोनॉमी से ज्यादा की बात की जाए। समझ आ गया बच्चों? समझ आ गया बच्चों? आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटल ग्रोथ प्रोसेस है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक इंडिया वर डोमेस्टिकली इन्वेस्टेड इज इंडिया की जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है काफी लो है। जब 1991 आया था, जब 1992 का स्कैम आया था ना हर्षद मेहता का, उस टाइम पे क्या हुआ था, पी नरसिम्हा राव जी हमारे वो बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे, हमारी एलपीजी लेकर आए थे वो कहीं ना कहीं। तो जब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आया था उस टाइम पे, तब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई थी, तब एफडीआई का इन्फ्लो आया था हमारी इकोनॉमी के अंदर। जब हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, तो एफडीआई इन्फ्लो इन इंडिया इकोनॉमी वाज सब्सटेंशियली इंक्रीज थैंक्स टू एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। Briefly, we can say that important determinant of growth and development of a country, it raises productivity of the factor of production, induces investment in diverse area of economic activity, it enhances the size of market, develops an economy as a whole, global destination of outsourcing। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब एलपीजी आया था तो लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया, आउटसोर्स करना शुरू किया, लोगों ने यहाँ पर भरोसा जताया, तब धीरे 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 हमारी इकोनॉमी बढ़ने लगी। उस टाइम पे फॉरेन कंट्रीज भी हमारे पे इन्वेस्ट करने लगी। बच्चों समझ आ गया सबको? अंश, ध्रुव, तेजस, सबको, हर्ष, हर्ष जयसवाल, ओम, अंजलि, तनीषा, कृष्णा, सबको समझ आया? भानु सो रहा है क्या? ये बेटा कोर्स से कटा हुआ है हमारा।
ये कोर्स से सारा कटा हुआ है, एनर्जी वाला कटा हुआ है पूरा, तो हम सीधा नीचे चलते हैं। एनर्जी वाला पूरा छोड़ना है हमें, ये सब कटा हुआ है, ध्यान रखियो। कमर्शियल नॉन कमर्शियल सब कटा हुआ है कोर्स से। एक बार फिर भी अपनी मैम से पूछ लेना, अगर नहीं कटा हुआ तो दोबारा कर, वैसे तो कटा हुआ है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर ही कट गया था। पावर पावर पूरा कट चुका है। अब सीधा आते हैं हेल्थ पे। एक बार बेटा आप लोग फिर भी कंफर्म कर लेना अपने टीचर से, ठीक है बेटा। अब सीधा आते हैं हेल्थ पे। देखो हेल्थ की जो बात की जाए, हेल्थ एक की कंपोनेंट है हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं, क्योंकि बोला गया है हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, इट डज नॉट सिंपली मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब खाली ये नहीं होता कि बीमारी से दूर रहो, इसका मतलब खाली ये नहीं होता, इसका मतलब होता है इट इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क। हम मुश्किल मुश्किल टास्क को भी कर सके। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड लेबर, हम लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, आगे पढ़ते हैं बेटा। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या डेवलपमेंट हुई थी। सबसे पहला, डिक्लाइन डेथ रेट। जैसी हमारी हेल्थ सेक्टर बढ़ा तो डेथ रेट था कम डाउन हो गया हमारा, 27 पर थाउजेंड 1951 में था, आज 6.3 पर थाउजेंड हो गया 2017 में कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, मतलब कम हो गया पहले से, पहले लोग ज्यादा मरते थे, अब हमारे पास लोग कम मर रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे बात की जाए, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, जब डेथ हो जाती है किसी बच्चे की, जब वो 0 से लेकर 1 साल के बीच का होता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस 146 पर थाउजेंड इन 1951, आज 32 पर थाउजेंड है। पहले 1000 में 140 बच्चे मरते थे, आज सिर्फ 32 बच्चे मरते हैं, मरते आज भी है। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी पहले 32 साल थी, आज 69.4 ईयर्स है, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो चुकी है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस, हमने डेडली डिजीजेस पे भी कंट्रोल कर रही है। ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कोविड जैसे को कंट्रोल कर लिया है तो छोटी बात है। डिक्लाइन अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, जो 5 साल से पहले मर जाते थे उसको भी कंट्रोल कर लिया है। पहले क्या हो चुका है, 248 था, आज 39 पर थाउजेंड है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, कहीं ना कहीं रीड आउट कर लेना, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनमें कुछ है नहीं, डेटा के बारे में भी दे रखा था बस। आगे चलते हैं बेटा, ये थोड़े पीरियोडिक टेबल है, किस तरीके से हमारे कॉलेजेस बढ़े थे। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मेडिकल कॉलेज डेटा दे रखा है, डेटा को रीड कर लेना, इतना कुछ आएगा नहीं इसमें से, डेटा को रीड कर लेना, सिंपल है बेटा इसके अंदर। और ये बोर्ड रखा है कि नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल पहले 92,000 थे, आज इतने हो चुके हैं। और सब्सटेंशियल जो डॉक्टर थे 62,000 थे, आज 18 लाख से ऊपर हो चुके हैं। एक्सपेंशन हमने हेल्थ केयर को भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। हमने धीरे धीरे इसको रीड जरूर करना बेटा, कि बिना रीडिंग के समझ नहीं आएगा। तो हमने कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, गवर्नमेंट ने एक मिशन भी लॉन्च किया था, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर टू पोर हाउस होल्ड इन द कंट्री, जो गरीब लोग थे। इसमें भी काफी लोगों ने उस टाइम पे डोनेट किया था, कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। हमारा इंडिया का हेल्थ सिस्टम कैसा, ये पढ़ते हैं बेटा। टीयर 1 एक है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर एंड सब सेंटर। देयर आर स्मॉल हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर, छोटे छोटे हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर है, सेटअप मोस्टली इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरिया, छोटे छोटे गांव में, रूरल एरिया में, गांव में। मैनेज बाय सिंगल डॉक्टर एंड ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, या तो नर्सिंग देखती है। दीज सेंटर फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल ऑन इशूइंग रिलेटिंग टू हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड इम्यूनिज्म फैसिलिटीज अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। इन हेल्थ केयर का काम होता है लोगों को समझाना होता है कि कैसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे, और कैसे आपको पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है लोगों को। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इफ ऑफर्ड टू पेशेंट विद द मैनेजेबल लिमिट्स, पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उनको पहले से ट्रीटमेंट दी जाती है कि जिससे उनपे जैसे कोई बीमारी ना लगे, जैसे पोलियो की 2 बूंद पहले पिला दी जाती है बच्चों को बचपन में। इट मे बी नोटेड दैट कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर ऑफन वर्क एज अ रेफरल सेंटर फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। कहीं ना कहीं जो हमने देखा है, जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है वो कहीं ना कहीं रेफरल सेंटर बन चुका है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का आज के टाइम पे बेटा, कहीं ना कहीं। और आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 के हमारा जो हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, दीज इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैव फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, ईसीजी, एक्सरेज, दे आर लोकेटेड बिग टाउन्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जो सेकेंडरी होते हैं इसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज होती है। अगर हम टीयर 3 की बात करें, टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर,
These are high and the fully equipped medical center offering specialized facilities like All India Medical Center AIM है सफदरजंग में. The tertiary sector also include educational research centers such as AIMS, All India Institute of Medical Science, New Delhi, PGI, Postgraduate Institute, Chandigarh, NIMS, National Institute of Mental Health and Neuroscience and Bengaluru. ठीक है बेटा, इन सब के बारे में बताया गया. ये हमारे 3 हेल्थ केयर सेंटर है कहीं ना कहीं. आगे चलते हैं. इसके बाद ये सिर्फ बेसिक है बेटा, इसमें से इतना कुछ मेन जो मैंने पढ़ा दिया है. आगे है हमारा प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है बेटा. द प्राइवेट सेक्टर अमाउंट 80% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया. जो प्राइवेट सेक्टर अकाउंट होते हैं 80% से ज्यादा होते हैं हमारे हेल्थ केयर इंडिया के अंदर. ऑफन दो सीकिंग ट्रीटमेंट 78% हमारे रूरल एरिया में, 80% हमारे अर्बन एरिया में पेशेंट्स बेटा. अवेलेबल फॉर प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल आउट फैसिलिटीज अराउंड 58%, 62% अर्बन एरिया टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ये बताया गया बेटा कितने हमारे प्राइवेट में और नॉन इंस्टीट्यूशनल में जाते हैं, इनके बारे में बताया गया. डेटा है बस ये. अगर मैं बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर हैज गेन डोमिनेंट प्रेजेंस. प्राइवेट सेक्टर चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो हेल्थ केयर में हो, उन्होंने पोजीशन तो बना रखी है. सब मार्केट, मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली द प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज. सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटीज हमारी प्राइवेट सेक्टर में मिलती है. ये सारी बातें इन्होंने इसमें बताई है कहीं ना कहीं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया अकाउंटेड ओनली 8% हेल्थकेयर फैसिलिटीज, बट टुडे 93% ऑफ हॉस्पिटल, 60%, 64% ऑफ बेड, 80 to 85% ऑफ डॉक्टर बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो चुका है बेटा. समझ आ गया बच्चों? तो प्राइवेट सेक्टर हैज इमर्ज एक डोमिनेंट सोर्स बन चुका हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में. एक बात किया कि क्या हेल्थ भी आज एक इमर्जिंग चैलेंज है? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि डेथ रेट एज सब्सिक्वेंटली रिड्यूस हो चुका है हमारा, बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन हो चुका है, लोग समझदार हो चुके हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो चुका है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बढ़ चुकी है, एपिडेमिक डेथ्स अब नहीं होती है. अब येट हेल्थ केयर इन इंडिया कॉन्टिन्यूस टू बी चैलेंज. आज भी कहीं ना कहीं चैलेंज है. आपको पता होगा कोविड के टाइम पे ये बात साफ साफ हो गई थी. हेल्थ केयर आज भी चैलेंज है कहीं ना कहीं. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर. जो हमारा अनइक्वल सिस्टम क्या है, गांव रूरल एरिया में कम है, अर्बन एरिया में ज्यादा सेंटर है हेल्थ केयर, तो इस चक्कर में भी काफी प्रॉब्लम होती है. कम्युनिकेबल डिजीज लाइक एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस, सार्स, ये सारी जो बीमारी है कहीं ना कहीं अगली हेड्स है. ये आज भी सोसाइटी को थ्रेट्स है कहीं ना कहीं. और एक और जुड़ गया कोविड-19 आज के टाइम पे. पुअर मैनेजमेंट, हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम पुअर मैनेजमेंट है, पूरा करप्शन से भरा हुआ है. क्योंकि आपने कोविड-19 सिचुएशन में देखा होगा बना के लिखना. ठीक है ये बात कि रूरल एरिया में अभी भी फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से दी नहीं जाती है. प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए, हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो चुका है आजकल. अगर हम कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाने जाए इलाज तो ढंग से करते नहीं है, और प्राइवेट में पैसे इतना ज्यादा होता है कोई अफोर्ड कर ही नहीं पाता है. तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस. देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालत है बहुत खराब है, मेंटेनेंस नहीं है वहां पर. क्वालिटी ऑफ डिफरेंस आपको पता लग जाएगा जब आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, पब्लिक हॉस्पिटल में जाओगे, एक ह्यूज डिफरेंट है. और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना अफोर्डेबल नहीं होता. पुअर सैनिटेशन लेवल, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली बात है. गंदगी वहां ज्यादा होती है. रूरल एरिया की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, यह बात आपको क्लियर पड़ जाएगी. कहीं ना कहीं क्लीन सराउंडिंग नहीं मिलेगा आपको जो आप देख पाओगे. ठीक है. तो ये सारी प्रॉब्लम आप बना के लिख सकते हो बेटा, खुद से बना के लिख देना बेटा इसके अंदर. तो ये हेल्थ केयर था, ये बताया गया. मैं इसको रीड कर देता हूं. मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूं आपको रीड करने के लिए. ठीक है बेटा, एक सेकंड होल्ड करना.
देखो बेटा, इसमें साफ साफ दे रखा है जो पुअर सैनिटेशन लेवल है वो एक्सट्रीमली पुअर था बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया. सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू फंक्शन: टू मेक क्लीन सराउंडिंग वेयर वी लिव एंड वर्क, साफ सुथरा रखो जहां पर हम काम करते हैं और जहां पर हम रहते हैं, एंड टू अराउज अवेयरनेस ऑफ सैनिटेशन अमंग द मासेस एंड एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन बोथ इन वेरियस प्रोग्राम. बोला गया है कि जैसे आपको ये बताने की आप ना गंदगी ना फैलाओ. जैसे आपको पता होगा कि गांव में लोग खेतों में मतलब कि वॉशरूम चले जाते हैं जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा फैलती है, तो इसके बारे में बताया गया है. In both areas, we are behind in the international standard. It has been nearly 30% of the houses who have no toilets in the urban areas. गांव में भी, शहरों में भी 30% शहरों में भी 30% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है. इन द अर्बन स्लम्स, अगर मैं स्लम की बात की जाए, कभी स्लम एरिया में जाओगे ना, गंदगी इतनी ज्यादा है ना, उल्टी कर दोगे 2 मिनट के अंदर. तो वहां पर बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है. रूरल सैनिटेशन इज स्टिल वर्स. रूरल सैनिटेशन की तो बात ही मत करो. In recent survey, 150 district in India, कच्चा latrines are to be found to be a luxury. आज इंडिया में 150 डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब कि एक वर्ड यूज किया गया है, वॉशरूम है वो कच्चा है, उनको फिर भी लग्जरी माना जाता है. रूरल पॉपुलेशन डज नॉट हैव 20% ऑफ द रिक्वायर्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज. आज भी 20% लोगों के पास वॉशरूम नहीं, आज भी वो खेतों में जाते हैं. However, it is noteworthy to acknowledge the efforts of the government towards achieving universal sanitation coverage through Swachh Bharat Mission, a flagship scheme of government which aimed to be Swachh Bharat Abhiyan by 2019. ये चलाया गया था 2000 अभियान 2019. अभी भी ऐसा हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से, अभी भी कच्ची मतलब वॉशरूम है कई जगह, कहीं ना कहीं. तो ब्रीफली हम देखा जाए, वी कैन स्टेट द हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू इट इज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव ओवर टाइम. हो रहा है इंप्रूव, but it is still behind the developed countries of world. To illustrate the above fact, while health expenditure is nearly 15% of GDP in the USA, in India, मतलब यूएसए का 15%, इंडिया का भी टोटल मान के चलो कितना हो गया, इट इज merely 5% इन इंडिया. गवर्नमेंट शेयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज अबाउट 20%, कंट्रास्टिंग 50% इन द यूएसए. यूएसए वाले 50% खर्चा करते हैं और इंडिया वाले खाली 20%. द गवर्नमेंट इज स्टिल टू गो अ लॉन्ग वे इन एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी सिस्टम इन इंडिया. आज भी इंडिया काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा दूर है बेटा इंडिया. अच्छा, आगे बात की जाए आयुष मिनिस्ट्री की. ये इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिकल है, आईएसएम है. देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर कंसिडर्ड टू बी इंडियन इन द ओरिजिन. कि इंडिया में सबसे पहले मेडिसिन कहां आई थी? आयुर्वेदा सिस्टम, आयुर्वेदिक दवाइयां, which have come to India from outside and got assimilated into India culture. जो आया कहीं और से था बट इंडिया के कल्चर में मिक्स होके वो कहीं ना कहीं इंडिया का बन गया. इसकी 6 कैटेगरी है, ठीक है. 6 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन दिस कैटेगरी: आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा, नेथ्रोपैथी एंड होम्योपैथी, जिसको बोलते हैं आयुष मिनिस्ट्री. ठीक है. एज ऑन अप्रैल 1 2015 देयर आर 3632 आईएसएम हॉस्पिटल, 26,325 डिस्पेंसरी, 58,020 बेड्स, 7,44,563 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनरी, 454 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस इन इंडिया जो हमारे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट के अंदर पाए जाते हैं. बेटा समझ आ गया बेटा? ये सारे डेटा इसके अंदर दिए रखा है. ये बता रखा है रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड. कहते हैं कि कहीं ना कहीं रीड कर लेते हैं इसको भी. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड इन द फेवर ऑफ रिच, नॉट इन. तो सिंपल सी बात है बेटा, जो जिसके पास पैसा होगा उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है. सिंपल सी बात है, ये तो आप रीड कर लेना, ये तो सिंपल सी बात है, रियलिटी है ये. बट जिसके पास पैसा है वो कभी नहीं मर सकता. मतलब कहा जाता है कि वो अपनी मौत को भी खरीद सकता है. सिंपल सी बात है, अच्छी फैसिलिटीज लेके. और आनी होगी तो मर ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान भी उठा ही लेंगे उसको. बट एक बात की गई है कि जिसके पास पैसा अच्छा है ना, वो अपना इलाज भी ढंग से करा सकता है. तो रीड कर लेते हैं चलो एक बार. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली इज बेस्ड इन द फेवर ऑफ रिच and in the favor of urban area. While 70% of the country population lives in rural area, 80% of the hospital are located in urban area. ये बताया गया 70% गांव में लोग रहते हैं, बट 80% हॉस्पिटल हमारे कहां पर है? अर्बन एरिया में. तो उल्टा ही हो गया बिल्कुल. सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर इज जस्ट 25% एंड एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर इज इनसिग्निफिकेंट. इंडिया के अंदर इनसिग्निफिकेंट मेडिकल फैसिलिटीज है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिटर ट्रूथ है.
जहां लोग ज्यादा रहते हैं वहां हॉस्पिटल ही नहीं है, जहां लोग कम रहते हैं वहां हॉस्पिटल ज्यादा है। अनदर ब्रिटन टूथ, while the rich are to spend only 2% of their income on healthcare, 2% खर्च करते हैं अपने हेल्थ केयर में रिचर, एंड पुअर स्पेंड करते हैं 12% अपने हेल्थ केयर पे, इंप्लाइंग अ डेब्ट ट्रैप फॉर द पुअर, जिस चक्कर में पुअर लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा। अब बेटा वुमेन्स हेल्थ की बात की जाती है। वुमेन इन इंडिया सफर फ्रॉम सीरियस नेग्लेक्ट नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ एजुकेशन बट एरिया इन द हेल्थ केयर एज वेल। मोर देन 50% more than 50% of the women in India in the age group 15 to 49 years suffer from nutritional deficiency। आज भी इंडिया के अंदर 15 से लेकर 49 इयर्स तक की औरतों को खाना ढंग से नहीं मिलता। फीमेल फोर्टिसाइड इज कॉमन प्रैक्टिस कॉजिंग अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो, जिसकी वजह से हमारी सेक्स रेशो में डिक्लाइन हो रही है। पहले 1000 लड़कों में 940 लड़कियां थी, आज 1000 लड़कों में 940 लड़कियां हैं। तो मतलब पहले 54 लड़के ऐसे ही घूमते थे, अब 60 लड़के ऐसे ही घूमते हैं बिना शादी के। ठीक है बेटा, ये हो रहा है बेटा। अब डिसाइड कर लो भाई, जिस जिसको जल्दी शादी करनी हो कर लेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों।